विद्वानपुर नाम का एक गांव, जहां मंगू नाम का एक नौजवान रहता था। पूरे गांव में बुद्धि से धनी और विद्वान लोगों की भरमार थी, जिस वजह से ही इस गांव का नाम विद्वानपुर रखा गया था। मगर मंगू मूर्ख और अनपढ़ था। गांव में ही लोगों के खेतों में काम कर अपना गुजारा करता था। माता पिता के गुजर जाने के बाद से मंगू ही अपनी दादी का सहारा था। एक दिन मंगू गांव में किसी के खेत में जब काम कर रहा था, तब एक नौजवान उसके पास भागा भागा आता है। मंगू भैया, आपकी दादी बेहोश हो गई। वो घर के पीछे कुछ काम कर रही थी, तभी बेहोश होकर उसी जगह गिर गई। दादी के बारे में सुनते ही मंगू भागा भागा अपने घर के पीछे पहुंच जाता है। वो देखता है कि दादी के आसपास गांव के कुछ लोग खड़े थे। कुछ देर बाद जब वो घर के अंदर बैठा था, तब उसकी दादी को होश आता है, जिसे देखकर मंगू उनसे कहता है, क्या जरूरत थी दादी काम करने की? कितनी बार बोल चुका हूँ कि मैं जब इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो तुम क्यों इधर उधर का या फिर दूसरे लोगों के यहाँ घर जाकर काम करती हो? मैं ये पूरा घर तुम्हारे ऊपर तो नहीं छोड़ सकती ना। मैं भी कब तक तुम्हारी मेहनत का खाऊंगी? तुम इतना काम करते हो, तब भी तो सही से गुजारा नहीं हो पा रहा। अच्छा ठीक है दादी, मैं एक काम करता हूँ। दूसरों के यहाँ जा जाकर काम करने से अच्छा मैं शहर जाकर अपने लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढता हूँ। शहर में किसी भी काम का गांव से ज्यादा ही पैसा मिलता है। अगले दिन पीठ पर खाने की पोटली और कुछ सामान लिए मंगू अपनी दादी को अलविदा बोल शहर की तरफ निकल पड़ता है। पैदल चलते चलते सुबह से दोपहर हो जाती है, जिस वजह से वो थक कर एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है। कुछ देर यहीं आराम कर लेता हूँ, उठने के बाद खाना खाकर यहाँ से आगे बढ़ जाऊंगा। मंगू कुछ देर में ही गहरी नींद में सो जाता है। उसे आसपास की हलचलों का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। अचानक से वो अपने सपने में एक राज दरबार में चोरी और राजा की पत्नी को जंगल में किसी नौजवान से मिलते हुए देखता है। कुछ देर बाद ही उसे राजा अपने राजपाट का कुछ हिस्सा और सोने चांदी से सम्मानित करता हुआ भी दिखाई देता है। अचानक से सपने के बीच में ही मंगू की नींद खुल जाती है। अरे बाप रे, मैं हमेशा सपने में पैसे और अपने साथ होते हुए सम्मान को देखता हूँ, पर मेरी जिंदगी में होता इसका उल्टा है। पता नहीं मेरे सपने कब सच होंगे। चलो पहले खाना खाया जाए, फिर आगे भी बढ़ना है। मंगू खाने की पोटली जैसे ही खोलता है, तभी एक साधु आ जाता है और उससे कहता है, अरे बेटा, तुम कौन हो और मेरी जगह पर आराम कर रहे हो? अच्छा, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ बचा हो तो मुझे दे सकते हो। ठीक है, आप एक बड़ा पत्ता तोड़ कर ले आइए, मैं उस पर आपको खाने का कुछ हिस्सा दे दूंगा। बेटा, ये जंगल मेरा घर है। मैं यहाँ के किसी भी जीव जंतु, सजीव या निर्जीव प्राणी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तुम ही तोड़ कर ला दो। मंगू साधु की बात सुनकर जंगल के अंदर चला जाता है। कुछ देर में पत्ता लेकर जैसे ही वो अपनी जगह वापस आता है, तो देखता है कि उसकी खाने की पोटली के साथ साथ कपड़े की पोटली भी गायब थी। अरे, सारा सामान ले गया। ये तो साधु नहीं, ठग था। मैं भी कहाँ फंस जाता हूँ। अब बिना खाए पिए ही आगे बढ़ना पड़ेगा। मंगू अब सीधा शहर की तरफ चल पड़ता है। शाम होने से पहले रास्ते में वो एक नगर पहुंचता है, जहां एक बहुत बड़ा और दिखने में काफी खूबसूरत महल था, जिसे देखते ही वो चौंक जाता है। अरे, ये तो वही महल है जो मैंने सपने में देखा था। क्या मेरा सपना सच तो नहीं होने वाला? तभी उसकी नजर एक एक कर दोनों पहरेदारों पर जाती है। अब तो वो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था। ये दोनों पहरेदार भी सपने वाले ही हैं। इन्होंने ही राज दरबार से चोरी की थी। लगता है मेरा ये देखा हुआ सपना सच होने वाला है। अगर सपने के अनुसार सब सही रहा तो राजा मुझे हीरे मोती से सम्मानित करेगा। तब तो मुझे शहर जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं आज रात के लिए किसी भी तरह दरबार में ही रुकने की कोशिश करता हूँ। मंगू सीधा दरबार में राजा से मिलने पहुंच जाता है और राजा के पास पहुंचते ही पैसों को लेकर अपनी सारी कहानी सुनाता है। महाराज, मुझे काम की सख्त जरूरत है। बस अब आखिरी सहारा आप ही हैं। मुझे आप कोई भी काम दे दीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तुम कल सुबह मेरे पास आना। मैं मंत्री जी से विचार कर तुम्हारे लिए किसी काम का प्रबंध करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज।
चलो, अब यहाँ रुकने का भी बहाना मिल गया। अब मैं कहाँ जाऊं जहाँ से इन दोनों पहरेदारों पर नजर रख सकूं। सामने का जंगल ही ठीक रहेगा। रात होने के इंतजार में मंगू महल के सामने वाले जंगल में छुपकर बैठ जाता है और दोनों पहरेदारों पर नजर गड़ाए रखता है। इधर कुछ देर बाद सभी अपने अपने कक्ष में सोने चले जाते हैं। राजा भी रानी से कुछ देर तक बातें करने के बाद सो जाता है। राजा के सोते ही रानी दोनों पहरेदारों के पास पहुंचकर उनसे कुछ बोलती है और वहां से जंगल की तरफ अपने प्रेमी से मिलने पहुंच जाती है। अच्छा, मैंने सपने में ये तो देखा ही नहीं कि रानी और पहरेदार मिले हुए हैं। रानी तो पक्का अपने प्रेमी से मिलने गई होगी। अब बस दूसरे सबूत यानी इन दोनों द्वारा की गई चोरी का इंतजार है। रानी के जाते ही दोनों पहरेदार भी चुपचाप महल के अंदर सोने की कोठरी में पहुंच जाते हैं। वहां से बहुत सारा सोना अपनी झोली में भरने के बाद दोनों बाहर आते ही उसी तरफ चल देते हैं जिस ओर रानी गई थी। मंगू भी सारी बातें जानने के लिए पहरेदारों के पीछे पीछे चल पड़ता है। दोनों पहरेदार कुछ देर बाद एक कुटिया के बाहर रुक जाते हैं जहां से रानी और उसका प्रेमी बाहर निकलते हैं। दोनों पहरेदार उस आदमी को झोला देने के बाद, राजा के जिंदा रहते ये सोना चांदी तो गांव वालों के ही होंगे, मेरे पास तो कुछ आने वाला है नहीं, सिर्फ एक यही उपाय बचा था। चोरी के अलावा मुझे कोई दूसरा रास्ता समझ ही नहीं आया। अब इसमें से हम चारों को आराम से अच्छा खासा हिस्सा मिल जाएगा। छी, कितने बुरे लोग हैं ये सब। जिस राजा ने अपनी पत्नी अपने महल की रखवाली करने वालों पर भरोसा किया, उसी ने राजा को धोखा दिया है। मुझे मेरे सपने सच हो जाने की अब कोई खुशी नहीं है, लेकिन मुझे ये सच्चाई उस राजा को तो जरूर बतानी होगी। सुबह होते ही दरबार में ये बात फैल जाती है कि रात को चोरी हुई थी। राजा फौरन ही मंत्री को आदेश देता है कि चोरों को पकड़कर राजा के पास लाया जाए। मंत्री कुछ सिपाहियों के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ता है। तभी उसे मंगू एक पेड़ के सहारे सोया हुआ दिखाई देता है। ये यहाँ क्यों सोया है? कहीं इसी ने तो चोरी नहीं की? अरे उठ! दरबार में चोरी तूने ही की है ना? चल मेरे साथ, राजा ने तुझे बुलाया है। तुम तो वही हो ना जो कल मेरे पास काम मांगने आए थे। मैंने तुमसे जब वादा किया तब भी तुमने मेरे यहाँ चोरी की है। मंत्री, इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। महाराज, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। धोखेबाज मैं नहीं, आपके दोनों पहरेदार और आपकी पत्नी है। दोनों पहरेदारों ने आपके कोठरी से चोरी की, जिसके साथ आपकी पत्नी भी उनसे मिली हुई थी। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो जंगल में बने कुटिये में एक नौजवान रहता है जो कि आपकी पत्नी का प्रेमी भी है। अगर आप उसके यहाँ छानबीन करवाएंगे तो आपके हीरे जवाहरात जरूर मिल जाएंगे। दरबार में पहुंचने के बाद मंगू राजा को सारी सच्चाई बता देता है और सबूत के तौर पर जंगल में बने कुटिया की जानकारी भी उसको दे देता है। सारी बातें सुनने के बाद राजा अपनी पत्नी और पहरेदारों को कड़ी से कड़ी सजा देने का आदेश देता है। साथ ही साथ रानी के प्रेमी को भी कारागार में बंद करवा दिया जाता है। दूसरी तरफ मंगू की ईमानदारी और चालाकपन को देखकर राजा उसे सोने चांदी की भेंट देने के साथ साथ उसे दरबार में ही रहकर काम काज संभालने का प्रस्ताव भी देता है।